सबसे पहला हिंदुस्तान के अंदर मेरा चाहिए ऐसा एक बूथ है जो बूथ का सेटिंग हुआ हिंदुस्तान के लेवल पर। रास्ता तो दिखाया चाहिए ना। सीधे सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। उस क्रिमिनल ने अगर सोचा तो क्या गलत सोचा है, उसके हिसाब से वो सही था। या तो रुपए से मानोगे तो रुपए से मानो, और नहीं तो चुनाव के बाद अगर जिंदगी देना चाहते हो तो जाओ। ये वो दो जगह हैं जिनके बारे में बेहिचक कहा जा सकता है कि यहीं से बिहार में माफिया राज की शुरुआत हुई। सिर्फ 6 साल के अंदर पहले बरौनी में देश का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनरी खुला और फिर देश में सबसे ज्यादा कोयला पैदा करने वाले धनबाद के कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। तब धनबाद बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। इन दो जगहों ने ताकतवर लोगों को यूनियन बनाने, ठेकों के लिए अफसरों पर दबाव डालने और मजदूरों को कंट्रोल करने का ऐसा भरपूर मौका दिया कि कब ताकतवर माफिया बन बैठे पता ही नहीं चला। बरौनी बेगूसराय जिले का हिस्सा था। उसी बेगूसराय से करीब 7 किलोमीटर दूर ये खंडहर एक ऐसे ऐतिहासिक और शर्मनाक घटना का गवाह है जिसने देश में पहली बार चुनावी सिस्टम पर उंगली उठाने का मौका दिया। वो दौर 1957 का था। आजाद भारत अपने दूसरे चुनाव की तरफ बढ़ रहा था। बरौनी रिफाइनरी बनने का काम शुरू हो चुका था। आसपास के हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला था। जब कहीं इंडस्ट्री आती है तब अपने साथ हमेशा आर्थिक और राजनीतिक ताकत के अलावा भ्रष्टाचार और अपराधी तत्वों के पनपने की वजह बन जाती है। बिहार भी इसका अपवाद नहीं रहा। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर एकता के नारे बुलंद करने लगे। बिहार की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा वाले दलों के समानांतर कम्युनिस्ट पार्टियां मजदूरों और फैक्ट्री के छोटे कर्मचारियों के दम पर अपने विस्तार में जुट गई। ये वो वक्त था जब बिहार में जाति समाज की हकीकत थी, पर राजनीति की सच्चाई नहीं। उम्मीदवार तय करने में पार्टियां भले ही जातीय समीकरण का ध्यान रखती हों, लेकिन वोटरों के बीच विचारधारा का राजनीतिवाद जातिवाद पर हावी था। रिफाइनरी शुरू होने की सुगबुगाहट के बीच 1957 में बिहार में विधानसभा का दूसरा चुनाव शुरू हो चुका था। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा सीट पर तब सीधा मुकाबला कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच था। 1952 में पहला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीत चुके सरयुग प्रसाद सिंह दोबारा इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने थे कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर प्रसाद। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, यहां एक ऐसी कहानी लिखी गई थी जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। यह बेगूसराय का रचियाही इलाका है। 1957 में विधानसभा चुनाव के लिए मेरे ठीक पीछे एक बूथ था। हालांकि कहते हैं कि हर इमारत अपने अंदर एक इतिहास समेटे होता है। अब उस बूथ ने एक नई इमारत की शक्ल ले ली है। शायद उस इमारत की निशानी या उसकी कहानी भुला देना ही बेहतर होगा आज के मौजूदा हालात में। इस चुनाव के लिए इसी रचियाही गांव के इस खंडर नुमा इमारत में पोलिंग बूथ बनाया गया। इस बूथ पर रचियाही और आसपास के 3 बड़े गांवों के लोगों को वोट डालना था। कांग्रेस उम्मीदवार सरयुग सिंह को डर था कि कम्युनिस्टों का गढ़ होने की वजह से इस पोलिंग बूथ पर ज्यादातर वोट उनके खिलाफ जाएगा। 3 गांवों के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे।
इसी के बाद सरयुग सिंह ने वो किया जिसने देश में पहली बार किसी चुनाव को कलंकित किया और पहली बार देश ने बूथ कैप्चरिंग के बारे में सुना। सरयुग सिंह ने अपने दबंग समर्थकों को चुनाव वाले दिन उन रास्तों पर खड़ा कर दिया जहां से लोग वोट देने के लिए आने वाले थे। तब वोटर इकट्ठा होकर बैलगाड़ी पर बूथ तक जाते थे। इसी रचियाही पोलिंग बूथ से ठीक पहले वोटरों की बैलगाड़ी को जबरन रोक लिया गया। वोटरों को वोट डालने से रोकने के लिए उन्हें डराया धमकाया गया और जो नहीं माने उन्हें पीटा गया। सरयुग सिंह के कुछ समर्थक बूथ में घुस गए और बूथ कैप्चर कर लिया। अड़सठ साल पहले हुई देश में इस पहली बूथ कैप्चरिंग के दो गवाह आज भी जिंदा हैं। इन्होंने उस दिन जो कुछ हुआ अपनी आंखों से देखा था। तब इन दोनों की उम्र 16-17 साल रही होगी। इत्तेफाक से ये दोनों हमें उसी जगह मिल गए जहां देश की पहली बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी। यहाँ बूथ था कचहरी पर, राजापुर मथा का मतदान यहाँ गिराने के लिए आते थे, समझिए सर। उसके बाद दो कैंडिडेट खड़े थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी एक कांग्रेस पार्टी। इधर चंद्रशेखर बाबू उधर सरजू बाबू दोनों थे। तो राजापुर मथा का वोट बैलगाड़ी से गिराने के लिए आ रहे थे। रास्ता में ही जो उनको है मारपीट करके रिटर्न कर दिए। तब वोट को यहाँ लूटपाट किया और सरजू बाबू निकल गए, जीत गए, कम्युनिस्ट जी हार गए। वही बात है। तो कौन लोग थे जिन्होंने बूथ किस तरह सरजू बाबू ने किया था। अच्छा जी, ये गढ़ कम्युनिस्ट माना जाता था उस वक्त, रचियाही कम्युनिस्ट गढ़ माना जाता था, लेकिन फिर भी सरजू बाबू जीत गए। चाचा 57 में क्या हुआ था? 57 में तो यही कहे जो वहाँ झड़प हुआ, चुनका फोड़ लेगा, बूथ यहाँ बंद हो गया एकाएक, और कम्युनिस्ट और कांग्रेस का दोनों का झंझट था। यही सब हुआ। उसके बाद आपको आ रहा था बैलगाड़ी वाला वोट देने के लिए यहाँ, उस सबको घुरा दिया गया मारपीट कर। मेरा यहाँ पर घर है, दलान पर वो मिट्टी वाला लाठी करके बना करके खेल रहे थे। जब हल्ला गुल्ला हुआ ना तो हम लोग भी उधर मुँह दौड़े, देखे वहीं पर झंझट पंझट, तो हम लोग डर से फिर लौट गए। उसके बाद यहाँ बूथ बंद हो गया। तो यहाँ पहली बार लोगों को ये था कि वोट डालना है आज़ादी के बाद, तो लोग तो जो खुश होंगे, जोश में होंगे। बूथ बंद हो गया तो फिर वोट नहीं डाला गया? नहीं, डाला नहीं। फिर दोबारा भी कब डाला गया? 5 साल के बाद फिर हुआ। तो उस चुनाव में यहाँ नहीं डाला गया तो कैसे, कौन जीता हारा, क्या हुआ? कांग्रेस को दिया गया, सरयू प्रसाद को। तो तब भी क्या बाहुबली लोग थे, क्या थे, कौन लोग थे जिन्होंने हंगामा मारपीट किया था? बाहुबलिए थे कि करीब बाहुबलिए बोलिए थे। रचियाही गांव में हुई देश की इस पहली बूथ कैप्चरिंग की घटना ने नेताओं को एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ता बेईमानी होने लगे और अपराधी नेताओं की शह पर बाहुबल के सहारे जनमत से खेलने लगे। बूथ लूटना चुनाव लड़ने वाले नेताओं को काम के आधार पर वोट मांगने से ज्यादा मुफीद लगने लगा और आपराधिक तत्व राजनीतिक संरक्षण पाकर पब्लिक के बीच डर का साम्राज्य खड़ा करने लगे। इसने बिहार की राजनीति में धन, बल और माफिया की एंट्री करा दी, जो आज परसों बाद भी कायम है। आज़ाद भारत का ये दूसरा चुनाव था। बेगूसराय विधानसभा सीट पर 4 गांवों का मतदान होना था। कुछ मतदाताओं को रास्ते में ही रोक दिया गया, तो कुछ मतदाताओं को यहां बूथ पर वोट डालने से रोका गया और जमकर फर्जी मतदान किया गया। ये सब कुछ कांग्रेस नेता सरयुग प्रसाद के कहने पर डॉन काका कामदेव ने करवाया था। और यही वो वक्त था जब बिहार ने देश का पहला बूथ कैप्चरिंग देखा था। ये साल था 1957 का और इसके बाद में बूथ कैप्चरिंग बिहार और देश में एक ट्रेंड बन गया। 1957
हालांकि जिस रचयाही में ये सब कुछ हुआ, वहाँ के लोग आज भी इसे अपने गांव पर एक कलंक मानते हैं। उन्हें अफसोस इस बात का है कि वो बार बार इस कलंक को धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार जब भी चुनाव आता है या जब भी देश भर में कहीं बूथ कैप्चरिंग होती है, तो बेगूसराय के रचयाही की चर्चा हो ही जाती है। तो बाकी सबको रास्ता यही रचयाही ने दिखाया। हाँ, रचयाही दिखाया, रास्ता तो दिखाया रचयाही ने। उसी दिन से जो है तो बाहुबली का चलती हुआ, लेकिन दिन प्रतिदिन समय आता गया, बाहुबली दमते गया, मतदाता जागरूक हो गए, मतदाता अपने मन से गिराता, बूथ कैप्चरिंग होता है नहीं। अब तो डायरेक्ट मतदाता अपना स्वयं गिराता है, अब किसी के भय हुए नहीं रहता है। आपको लगता है कि वो 157 वाले घटना से ये पूरा गांव तो है थोड़ा मशहूर तो हुआ, बदनाम भी हो गया? बदनामी तो है ही ना, ये गांव तो पूर्ण बदनामी है। ये बात नहीं कि बदनामी तो है ही है, तब ने हिंदुस्तान के रेखा पर पहुंचा हुआ है कि रचयाही एक ऐसी बस्ती है जो वहाँ ये घटना हुआ है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, चुनावी तरीका भी बदल गया है और इसके साथ ही बदल गया है रचयाही। बीते बरसों में यहाँ कई चुनाव हुए, लेकिन देश की पहली बूथ कैप्चरिंग की जमीन बन जाने वाली रचयाही में अब कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। और ये संभव हुआ यहाँ के लोगों की उस कसम की वजह से कि 1957 के कलंक को फिर दोहराने नहीं देंगे। लेकिन सबसे पहला है कि हिंदुस्तान के अंदर में रचयाही ऐसा एक बूथ है जो बूथ कैप्चरिंग हुआ हिंदुस्तान के लेवल पर, और कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ था। तो बाकी सबको रास्ता यही रचयाही ने दिखाया। हाँ, रचयाही दिखाया, रास्ता तो दिखाया रचयाही ने। उसी दिन से जो है तो बाहुबली का चलती हुआ, लेकिन दिन प्रतिदिन समय आता गया, बाहुबली दमते गया, मतदाता जागरूक हो गए, मतदाता अपने मन से गिराता, बूथ कैप्चरिंग होता है नहीं। अब तो डायरेक्ट मतदाता अपना स्वयं गिराता है, अब किसी के भय हुए नहीं रहता है। रचयाही का यही वो चुनाव था जिसने पहली बार खुद चुनाव आयोग को चुनावी बूथ की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल तब न बूथों पर सुरक्षा के इंतजाम होते थे, न उस वक्त सीसीटीवी कैमरे थे, न पुलिस, न पैरामिलिट्री फोर्सेस। यहाँ तक कि बूथ पर गड़बड़ी होने की सूरत में शिकायत दर्ज कराने का भी कोई इंतजाम नहीं हुआ करता था। अमूमन बूथ पर गड़बड़ी की खबर तक लोगों को अगले दिन अखबारों से मिला करती थी। चुनाव आयोग तक ऐसी शिकायतों पर तक कुछ कर पाने में बेबस था, लिहाजा चुनावी नतीजे यूं ही घोषित कर दिए जाते थे। लेकिन रचयाही की इसे एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चुनाव आयोग ने तब पहली बार बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती करने का फैसला किया। उन्नीस की इस घटना ने बिहार में राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। माफिया बने अपराधी तत्व और नेताओं के गठजोड़ कुछ अलग ही कहानी लिखने लगे। जाहिर है चुनाव में फुटानीबाजों की भूमिका बढ़ने लगी। 70 का दशक आते आते ये सिलसिला और भी खतरनाक हो चला। 1964 में बरौनी रिफाइनरी शुरू हो गई और इसके साथ ही इलाकाई गुंडों की गिनती बढ़ने लगी। जो ज्यादा ताकतवर थे वो देखते ही देखते गुंडे से माफिया बन गए। जो जितना बड़ा माफिया वो चुनाव में नेताओं के काम का उतना ही बड़ा हथियार। लेकिन उस वक्त तक नेताओं का पलड़ा भारी था। गुंडे माफिया उनके इशारे पर काम करते थे। बिहार का मास्को कहलाता था बेगूसराय, क्योंकि वहाँ जो वामपंथी आंदोलन था, वैसे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे बिहार वहाँ पे बेगूसराय इलाके में, और सवर्ण जातियों से थे जो लैंडलॉर्ड्स थे ज़्यादातर। लेकिन बाद में कहते हैं कि वो जितने लैंडलॉर्ड्स बड़े बड़े थे जो सवर्ण जातियों से थे, उन्होंने अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए, जो बहुत खुली सी बात है, जो इसकी चर्चा अब हम लोग करते हैं, कि वो उनको बचाने के लिए उन्होंने लाल झंडे का दामन थामा, वे वामपंथी हो गए और वामपंथ का परचम वहाँ लहराने लगा। वामपंथ का परचम इसलिए लहराने लगा कि ज़मींदार ही वामपंथी नेता हो गया था और संसाधन की कमी नहीं थी। इस तरह से
वहाँ पे वह बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मास्को ऑफ बिहार कहलाता था बेगूसराय। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस, उसकी कोई पैठ बन नहीं पा रही थी। नतीजे में कामदेव सिंह की जो गैंग था, जिसको कंपनी वो कहलाता था, वो तो उसको पैट्रोनेज दिया गया रूलिंग पार्टी के जरिए कामदेव सिंह को कि कम्युनिस्टों से वो फाइट करें। सीताराम मिश्रा थे एमएलए सीपीआई के, जिनकी हत्या भी हो गई थी। अनेक लोग, बेशुमार हत्याएं हुई बेगूसराय में, पॉलिटिकल मर्डर्स, मतलब उसकी सूची गिनाने से मेरा गला सूख जाएगा। बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी में कंस्ट्रक्शन में ठेकेदारी को लेकर के तब वहाँ पर दादागिरी बढ़ा। तो दादागिरी में हम ठेकेदारी लें कि हम ठेकेदारी लें, इसके लिए वहाँ पर दादागिरी शुरू हुआ। और अपराधी सब वहाँ पर, अपराधी मत कहिए उसको, दबंग बेगूसराय का लोग, वो लोग वहाँ पर सब ठेकेदारी लिया और दूसरे को दिया, अपने नहीं किया ठेकेदारी, वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया और उससे आमदनी कमाया। लेकिन अभी इससे भी खतरनाक तस्वीर बिहार को देखना बाकी था, और ये तस्वीर दिखाई बेगूसराय से करीब 350 किलोमीटर दूर कोयलांचल। कोयलांचल बोले तो धनबाद, धनबाद यानी भारत के कोयले की राजधानी, कोल माइंस ऑफ इंडिया, ब्लैक सिटी, ब्लैक डायमंड सिटी, काले हीरे की खान। न जाने कितने ही नाम हैं इस शहर के। आज ये शहर झारखंड के पास है, पर यही वो धनबाद है जिसने बिहार में पहली बार माफिया को आबाद कर दिया। बेगूसराय जहां बिहार का मास्को कहलाता था लेफ्ट के मूवमेंट की वजह से, फिर क्रिमिनल की एंट्री, फिर मार काट मची, मतलब कांग्रेस सपोर्टेड गैंग एंड सीपीआई के कवर में छिपे हुए लैंडलॉर्ड्स, और ये लड़ाई की ये भिड़ंत चलती रही। तो अब जो रिफाइनरी का जिक्र आप कर रहे हैं, लोगों में ये बड़ी उम्मीद थी कि जब औद्योगिकरण होगा और जब शिक्षा का प्रसार होगा तो गुंडे क्रिमिनल हाशिए पर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। औद्योगिकरण के विकास के साथ, उसकी रफ्तार के साथ, गुंडे क्रिमिनल भी रफ्तार में आ गए, क्योंकि जब औद्योगिकरण हुआ तो लोगों ने ये कल्पना नहीं की थी कि उसके साथ में संसाधन भी तो बहुत आएगा। अब जमशेदपुर की बात लीजिए ना, जमशेदपुर की बात लीजिए, धनबाद, दरअसल माफिया, बिहार में माफिया का कैपिटल तो धनबाद कहलाता था, और सूर्यदेव सिंह जैसे लोग थे वहाँ पे, सूर्यदेव, शकल देव, सब देव ही देव थे। दरअसल बिहार में माफिया शब्द का पहली बार सरकारी भाषा में इस्तेमाल 1988 में हुआ था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल तब किया था जब कोयले की काली धरती खून से लाल होने लगी थी। 70 के दशक में जैसे ही धनबाद के कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यूनियन की आड़ लेकर माफियाओं ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। जिन्होंने माफियाओं के हुक्म की अदूली की, वो मार दिए गए। न जाने कितने ही मजदूरों और विरोधियों को इन्हीं धधकते कोयले की आग झोंक दिया गया। खुद माफियाओं की आपसी लड़ाई में सैकड़ों जानें गई। और सूर्यदेव सिंह का ये बड़ा नसीब रहा, क्योंकि कहते हैं ना, एक प्रोवर्ब है कि जो बंदूकों के साथ जीता है वो बंदूक के साथ मरता भी है। सूर्यदेव सिंह मारे नहीं गए, वो एक नॉर्मल डेथ उनकी हुई, लेकिन मैक्सिमम जो, जबकि वो बेताज बादशाह थे, मतलब धनबाद माफिया के वो थे, लेकिन अनगिनत लोग, जैसा मैंने कहा ना बेगूसराय के बारे में, उसी तरह हालत थी धनबाद की। अब धनबाद मतलब धन का घर था, आज भी है, और आज भी वो माफियागिरी, आज सूरज सिंह के बेटे हैं, उनके और भी जो पुराने माफिया के की अब नई पौध चली आई है, नई नस्ल चली आई है, वो अपना काम कर रहे हैं। दबंगई के कारण अपराध हुआ,
यही है बरौनी रिफाइनरी फर्टिलाइजर में भी इसी के कारण और यूनियन के कारण हुआ। बेगूसराय में गांजा तस्कर के बाद कम्युनिस्ट पार्टी प्रोटेस्ट में आ गई। गांजा तस्करों के अपराध के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी बड़े पैमाने पर प्रतिरोध में आ गई। उस समय सूरज बाबू थे, उस समय वो काका रामेश्वर काका थे, शत्रुघ्न बाबू थे, राजेंद्र सिंह थे, देवकी नंदन सिंह थे। ये लोग जो प्रोटेस्ट करना शुरू किए, इसीलिए हत्या हुई। और हत्या अपराध के चलते में नहीं हुई, वही गांजा तस्कर के दबंग है और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिरोध, इसी के कारण यहाँ अपराध बढ़ा। तो बेगूसराय, खगड़िया और मोकामा, हथदा, ये सभी क्रिमिनलों का गैंग धीरे धीरे बन गया। कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण से पहले एक दौर वो भी था जब कोयला मजदूरों से गुलाम की तरह खदानों में काम कराया जाता था। उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। डर और दहशत कायम करने के लिए पहलवान पाले जाते थे। बाद में यही पहलवान माफिया बन बैठे। फिर 1971 से 73 के बीच खदान और उसके मजदूर मालिकों के जंगल से आजाद हो गए। माफिया ने हर खदान में अपने मजदूरों को भरना शुरू कर दिया ताकि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। कोयलांचल में होने वाली खूनी लड़ाई और माफियागिरी की जब भी चर्चा होती है तो सूरजदेव सिंह, नौरंगदेव सिंह, A.K. राय, योगेश्वर प्रसाद, योगेश, कृपा शंकर चटर्जी, सत्यदेव सिंह, तपेश्वर सिंह जैसे कई नाम उभर कर सामने आते हैं। ये वो थे जिनके साथ के बिना धनबाद में किसी का भी चुनाव जीतना आसान नहीं था। पहले ये नेताओं को चुनाव जितवाते थे, फिर राजनीति की ऐसी हवा लगी कि खुद ही चुनावी मैदान में कूदकर विधानसभा और लोकसभा का रास्ता तय करने लगे। बेगूसराय, धनबाद और पश्चिमी चंपारण जिस तेजी से माफिया, अपराधियों और डकैतों को आगे करना शुरू कर दिया था, उसकी देखा देखी अब बिहार के दूसरे हिस्सों में भी फुटानीबाज पैदा होने लगे। 80 के दशक में ऐसे कई दबंग फुटानीबाज उभरे जिन्हें अलग अलग राजनीतिक दलों ने हाथों हाथ लिया। पहले नेता अपनी जीत पक्की कराने के लिए फुटानीबाजों से बूथ लुटवाते थे, बदले में उन्हें सरकारी ठेके दिलाते थे। सरकारी परियोजनाओं में हिस्सा पाकर जब ऐसे दबंग फुटानीबाजों की आर्थिक हैसियत बढ़ी तो उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधरने लगी। 80 के दशक में बिहार बदलाव के दौर से गुजर रहा था। आंदोलन की धरती कही जाने वाले बिहार में भूमि सुधार से लेकर अलग अलग इलाकों में तमाम तरह के छोटे बड़े आंदोलन चल रहे थे। गुंडे, अपराधी और माफियाओं ने इस मौके का फायदा उठाकर आंदोलनों का हिस्सा बनना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें सामाजिक मान्यता मिलने लगी। एक गरीब राज्य की जनता के बीच एक ऐसा तबका पनप रहा था जो वक्त पड़ने पर उनकी जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पूरा कर रहा था। लिहाजा उन्हें लगने लगा कि बूथ कब्जाने और बैलेट बॉक्स लूटकर दूसरों को चुनाव जितवाने की बजाय वो खुद क्यों न चुनाव लड़े। इसी सोच पर दबंगों ने चुनाव में खुद ही किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। जीत मिली तो बाकियों का भी हौसला बढ़ गया। अब अपराधी और नेता सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर तक राजनीति खेलने लगे। प्रशांत किशोर जी हमारे जो हैं जनसुराज के, वो पहले सबको एडवाइस करते थे। बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो दूसरों को एडवाइस करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनवाता हूं तो मैं क्यों ना बनूं। प्रशांत किशोर तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े अक्लमंद नेता हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये उस क्रिमिनल ने अगर सोचा तो क्या गलत सोचा। उसके हिसाब से वो सही था कि अगर कोई लैंडलॉर्ड हमारा इस्तेमाल करके नेता बन सकता है तो मैं खुद क्यों नहीं भाई, मैं बनूंगा। और धीरे धीरे सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। उन्नीस 1980 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एक साथ कई दबंग चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। उनकी जीत को देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी
दबंगों की जीत तयमान उन्हें टिकट देना शुरू कर दिया। गोपालगंज सीट से दबंग काली प्रसाद पांडे निर्दलीय जीत गए थे। तब उनकी गिनती बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली नेता में होती थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में जेल में रहते हुए काली प्रसाद पांडे गोपालगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। तब काली प्रसाद की जीत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कहा जाता है कि 1987 में आई फिल्म प्रतिघात के खलनायक काली प्रसाद का कैरेक्टर सांसद काली प्रसाद पांडे से प्रेरित था। उन्नीस 1980 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उमा शंकर सिंह महाराजगंज से, प्रभुनाथ सिंह तरैया से, रघुनाथ झा शिवहर से, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जनता पार्टी के टिकट पर अररिया से, विनोद सिंह भवनाथपुर से, सूर्यदेव सिंह झरिया से, जबकि निर्दलीय वीरेंद्र सिंह मोहबिया जंदाहा और राम नरेश सिंह नालंदा से चुनाव जीत गए। किसी से छुपा नहीं था कि इन सभी की पहचान दबंग की रही थी। इनमें वैशाली जिले की समाजवादियों का गढ़ कहे जाने वाले जंदाहा विधानसभा सीट से जीते निर्दलीय वीरेंद्र सिंह मोहबिया का नाम बिहार में राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया में खास तौर पर लिया जाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के करीबी माने जाने वाले वीरेंद्र सिंह मोहबिया वीर मोहबिया के नाम से कुख्यात थे। जगन्नाथ मिश्र की तरह ही 10 उंगलियों में अंगूठी पहनने के शौकीन वीर मोहबिया को हाथी पालने का भी शगल था। वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर के डीएम ऑफिस में जब वो 1980 में नामांकन के लिए पहुंचे थे तो खुद भी हाथी पर सवार थे और उनके साथ हाथियों का एक झुंड था। चंबल के डाकुओं की तरह वीर मोहबिया बड़े धार्मिक थे। विधायक बनने के बाद जब भी वो पटना के विधायक निवास में होते थे तो रात भर कीर्तन कराते और नेता भी उनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। विधायक रहने के दौरान जब बेटी की शादी की तो दिल्ली से स्पेशल परमिशन लेकर अपने गांव में विवाह मंडप पर रात भर तब तक आसमान से फूल बरसाते रहे जब तक शादी खत्म नहीं हो गई। हालांकि वीर मोहबिया एक ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1980 का जो वो दौर था, 1977, 75 इमरजेंसी, 77, 74 का आंदोलन, 75 इमरजेंसी, 77 का देश का चुनाव, फिर जनता सरकार, फिर इंदिरा गांधी का आगमन। 80 से बिहार में तो ऐसे ऐसे मेले आए जिनके नाम से आप वाकिफ होंगे। वीर बहादुर सिंह, वीरेंद्र सिंह महोबिया, सरदार कृष्णा सिंह, विनोद सिंह, ऐसे ऐसे और मतलब और बड़े अनूठे किस्म के क्रिमिनल एमएलए और मैक्सिमम सभी इंडिपेंडेंट जीत के आए थे। किसी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, अंदरूनी सपोर्ट ज़रूर दिया था। वीरेंद्र सिंह महोबिया पागल हाथी पर चलता था वो, वीरेंद्र सिंह महोबिया। इसी तरह से वीर बहादुर सिंह ने एक रेलवे के एक टिकट कलेक्टर को, जो उसने टिकट मांगने की हिम्मत कर दी, ट्रेन से उठा के फेंक दिया। ये सारे लोग मारे गए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा वक्त था जबकि फ्यूडल क्रिमिनल्स आए थे जिन्होंने फ्यूडल दुनिया देखी थी। आज़ादी के, डेमोक्रेसी के बीतते वक्त के साथ जब ये लोकतंत्र भीगता गया समाज की शिराओं में, उसके बाद से बाकायदे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आए, बहुत से एक मॉडर्न लेटेस्ट वेपन्स आए। लेकिन 1985 के विधानसभा चुनाव में दबंगों की धाक और बढ़ गई। प्रभुनाथ सिंह मसरख, रघुनाथ झा, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, सूर्यदेव सिंह और आदित्य सिंह समेत दर्जनों दबंग चुनाव जीत गए। यही वो दौर था जब दबंग जेल से चुनाव जीत रहे थे और कानूनी शिकंजा कसने पर अपने नाते रिश्तेदारों को राजनीति में आगे करने में भी पीछे नहीं थे। नब्बे के दशक में बिहार की राजनीति ने फिर करवट बदली। कांग्रेस राज की विदाई हुई। पाला बदलकर जनता दल के टिकट पर जीते रघुनाथ झा की सियासी हैसियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1990 में जब बहुमत हासिल करने के बाद जनता दल के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए राम सुंदर दास और लालू प्रसाद यादव के बीच विधायक दल की बैठक में मुकाबला हुआ तो रघुनाथ झा मोहरे के तौर पर तीसरे दावेदार के तौर पर चुनाव में शामिल हुए। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने। कुछ महीने बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और लालू की छवि
सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर और भी मजबूत हुई। राजनीतिक तौर पर बिहार बदल रहा था, लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली। वो थी बिहार की राजनीति में दबंगों की टूट। बस दबंगों में कुछ नई जातियां शामिल हो गई, जो मंडल की राजनीति शुरू होने से पहले समाज में हाशिए पर थी। राजनीतिक पार्टियों के बीच ऐसे दबंगों को अपने अपने पाले में लाने के लिए होड़ शुरू हो गई, क्योंकि ये पार्टियों के लिए चुनाव में जीत की गारंटी बनते जा रहे थे। 1990 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मद शहाबुद्दीन जीरादेई सीट से तो पप्पू यादव सिंहेश्वर से निर्दलीय ही चुनाव जीत गए। इसी तरह पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से कई बार निर्दलीय जीते और अब भी सांसद हैं। आनंद मोहन सिंह महिषी से विधायक का चुनाव जीते और बाद के सालों में शिवहर से सांसद भी रहे। यह सिलसिला बदस्तूर जारी था। ब्रिज बिहारी प्रसाद, सूरज भान सिंह, दिलीप सिंह, सुरेंद्र यादव, रमा सिंह, अनंत सिंह, सुनील पांडे, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, हुलास पांडे, धूमल सिंह, बोगो सिंह और रणवीर यादव जैसे फुटानीबाज दबंग भी आगे चलकर चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2020 के बिहार विधानसभा की मैं बात कहना चाहता हूं। 68% हिस्ट्री सीटर्स मैदान में थे और इस बार 2025 के चुनाव में भी करीब 70% हिस्ट्री सीटर्स मैदान में हैं और उसमें कई को बाकायदे सिंबल मिला हुआ है पार्टीज़ का। पार्टीज़ ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। बीच में उनका टिकट काटा, फिर वो पार्टी में आए, फिर उनको टिकट मिला। तो अब जो है, अब क्रिमिनलाइजेशन जो है वो लगभग समझिए कि पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स या समझिए मेन पॉलिटिक्स मान लिया गया है। चेहरे के लिए फ्रंट में कुछ थोड़े से ठीक ठाक चेहरे हैं, लेकिन उनकी जो सेना है वो अपराधियों की है और अपराध है तो पैसा है। अब एक गरीब घर का एक बहुत ही समर्पित कोई कमिटेड सोशल वर्कर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास न गुंडे हैं, न बाहुबल है, न उसके पास काला पैसा है। ये वो दौर था जब बिहार में चुनाव और बूथ कैप्चरिंग एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे। सिर्फ वही बूथ नहीं लूटी जाती थी जहां दबंगों को भरोसा था कि उनकी धमकियों के बाद कोई वोट डालने आएगा ही नहीं और उनके वोट वो खुद आराम से बूथ में बैठकर डाल देंगे। इसी दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब बूथ कैप्चरिंग, धमकी और खून खराबा के चलते वोटर चुनाव को लेकर उदासीन हो चले थे। उन्हें लगता था क्यों जान खतरे में डालकर वोट डालने जाएं भी तो क्या गारंटी कि उन्हें लाइन से बाहर न कर दिया जाए। पर इसके बावजूद तब भी बिहार में थोक के भाव से वोट डाले जाते थे। 2000 से पहले 60% से कम वोटिंग तो कभी बिहार में हुई ही नहीं। फिर तभी अचानक दो चीजें हुई। पहली बार टीएन शेषन की शक्ल में एक ऐसा चुनाव आयुक्त आया जिसने देश के साथ साथ बिहार के चुनाव की तस्वीर ही बदल दी। और दूसरी, आसानी से लूटा जाने वाला बैलेट बॉक्स अब इतिहास बनने जा रहा था और उसकी जगह आ रहा था ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बिहार में 1995 का चुनाव वो चुनाव था जो टीएन शेषन की निगरानी और अगुवाई में हुआ। चुनाव आयोग ने पहली बार अपनी ताकत और तेवर दिखाया था। नतीजा ये कि 57 से बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम बिहार में पहली बार 95 का चुनाव बहुत हद तक शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं में हैरत अंगेज तौर पर कमी आई। पहली बार निचले तबके के लोगों ने बेखौफ वोट डाले। लालू यादव जो तब शेषन की सख्ती के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, उन्हीं शेषन के चलते उनकी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत गई, क्योंकि बिहार के निचले तबके के लोगों ने एक मुश्त लालू प्रसाद यादव की पार्टी को वोट डाले थे। यही वो चुनाव था जब बिहार के सबसे पिछड़े मतदाताओं ने पहली बार अपने वोट का महत्व समझा, जो आज़ादी के 40-45 सालों तक वो कभी समझ ही नहीं पाए थे। फिर आई 21वीं सदी, 2004 का वो साल जब देश की चुनावी तस्वीर ही पूरी तरह से बदल गई। बैलेट बॉक्स अब इतिहास बन चुका था और उसकी जगह ले ली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम ने। ईवीएम ने एक झटके में बुलेट और बैलेट के खूनी खेल को एक तरह से खत्म कर दिया। आने वाले सालों में बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग,
धीरे धीरे इतिहास की बातें हो गई। अब के चुनावों का ट्रेंड जो हो गया है वो एक खौफ है कि फलां बस्ती ने अगर मुझको वोट नहीं दिया तो उसको देख लेंगे, चिन्हित कर देंगे, रेड मार्क से। किसने किसने मेरे खिलाफ काम किया, रेड मार्क से चिन्हित करेंगे। वो फिर दुनिया में रहेंगे नहीं, उनको रहने का अधिकार दुनिया में नहीं रह जाएगा। अब ये अगर खौफ हो तो किसकी हिम्मत है जाकर के कि उनकी मुखालफत करेगा? वो संभव नहीं है, मुमकिन नहीं। अब ये ट्रेंड है, या तो रुपए से मानोगे तो रुपए से मानो, और नहीं तो चुनाव के बाद अगर जिंदगी देना चाहते हो तो जान लो, तुम्हारे बच्चे उठा लिए जाएंगे, तुम्हारे जमीन पर कब्जा किया जाएगा, कोई दुर्गति तुम्हारी छोड़ी नहीं जाएगी, और दुनिया याद करेगी कि इसने फला डॉन की हुक्मदोली की थी, तो इनका हश्र देख लीजिए। कई पीढ़ियां उस बस्ती की याद करेंगी, नहीं उनका अगर पोता भी पैदा हो जाएगा तो कहे नहीं ये उसी का पोता है जिसने उसको मिटा दिया था, इसके खिलाफ नहीं जाना है। अब बूथ कैप्चरिंग और चुनावी लूट का मौसम जा चुका था, तो क्या बिहार में फुटानी बाजों का राज खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। बदलते वक्त के साथ उन्होंने अपनी दबंगई का भी तौर तरीका बदल लिया। एक ऐसे सिंडिकेट की तरह काम करना शुरू किया जिसके कई चेहरे थे। विधानसभा में नेताजी थे, जनता के बीच रॉबिन हुड, तो अपने राजनीतिक आका के बाहुबली। नए दौर में फुटानी बाज खत्म नहीं हुए, बस दबंगई का तरीका